डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी में आज हम इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक आयाम। विभिन्न सजीव प्रजातियां वातावरण में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको सहन करती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती है। इस वजह से उसमें एक दूसरे से काफ़ी असमानताएं प्रदर्शित होती है। मतलब जब इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो हर एक प्रजाति का अपने अपने हिसाब से उस एनवायरनमेंट में फिट होने की कोशिश करती है और इस वजह से उनमें एक दूसरे से काफ़ी असमानताएं प्रदर्शित हो जाती है। किसी प्रजाति द्वारा अपने परिवेश या पर्यावरण से विभिन्न ज़रूरतें पूरी करना और उसके विभिन्न उतार चढ़ाव को सहन करने की क्षमता को पारिस्थितिक आयाम कहते हैं। पुनः एक की जो भी प्रजाति है वह अपने आसपास के वातावरण से एक तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उस वातावरण के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने आप को उसमें एडजस्ट करती है। तो इस जो क्षमता को पारिस्थितिकी आयाम कहते हैं। किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली जो कुछ प्रजातियां हैं उनका पारिस्थितिक आयाम जो है काफ़ी निम्न स्तर का होता है, लो एम्पलीट्यूड का हो सकता है। अर्थात वह प्राकृतिक जो वातावरण है उसकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसको सहन करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु कुछ जो प्रजातियां हैं उसमें जो पारिस्थितिकी आयाम है उसको सहन करने की उच्च कोटि की क्षमता होती है, इसलिए उनका पारिस्थितिकी आयाम काफ़ी ऊंचा होता है। तो यह हर एक प्रजाति में विभिन्नता पाई जाती है कि कौन कितना एनवायरनमेंट में चेंजेस के प्रति अपने आप को एडजस्ट करता है। जिन प्रजातियों में उच्च स्तर का पारिस्थितिकी आयाम पाया जाता है उनकी बाह्य एवं आंतरिक संरचना में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए कुछ अनुकूलन लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था। ज़ीरोफाइट अपने आप को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी तरह हाइड्रोफाइट है वह जल में अपना जीवन यापन करने के लिए उनके अंदर अनुकूलन के लक्षण पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर हाई एम्पलीट्यूड होता है उसके अंदर कुछ ऐसे अनुकूलन के लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सजीव प्रजातियां अपनी विशिष्ट आवासीय परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर लेती है और वंश वृद्धि भी करती है, मतलब संख्या में वृद्धि भी करती है। जैसा कि आपको बताया है, उदाहरण के तौर पर हम कैपरिस और कैजुरोइना को लें जिसके अंदर के ज़ीरोफिटिक लक्षण पाए जाते हैं। इसी तरह हम टाइफा और हाइड्रिला को ले सकते हैं जिसके अंदर के जलोद्भिद लक्षण पाए जाते हैं। प्रकृति में विभिन्न वातावरणीय बदलावों के प्रति जो अनुकूलन है इसका गहन अध्ययन करा है सबसे पहले ट्यूरेसन नामक साइंटिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट ने इसका सबसे पहले अध्ययन किया है। उन्होंने विभिन्न भौगोलिक वितरण क्षेत्रों में एक ही प्रजाति के अनेक नमूने या स्पेसिमेन एकत्र किए और उसमें उनके अलग अलग जो परिस्थिति है उसमें जहाँ वो सर्वाइव करते हैं उसके आधार पर उसमें उन्होंने उनको उसके उतार चढ़ाव को सहन करने की क्षमता को अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह विभिन्न प्रजातियां अलग अलग पाई जाती है। इस तरह से एक ही प्रजाति में विभिन्न नस्ल जो कि भौगोलिक वातावरण के अनुसार पाई जाती है, तो अलग अलग तरह की नस्ल उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक ही प्रजाति की विभिन्न नस्लों के सदस्यों में भौगोलिक वितरण के कारण उसमें धीरे धीरे क्रमिक रूप से धीरे धीरे संरचनात्मक एवं कार्यकी लक्षणों में विविधता दिखाई देती है। इस अध्ययन के अनुसार ट्यूरेसन द्वारा एक नवीन अवधारणा जीनेकोलॉजी या जीन पारिस्थितिकी की प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक अवस्थाओं में एक ही प्रजाति के अगर अलग अलग आकारी के प्रारूप पाए जाते हैं जिनको पारिस्थितिकी प्रारूप इकोटाइप्स या इकेड्स भी कहा जाता है। तो ट्यूरेसन ने क्या किया, एक ही प्रजाति के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अलग अलग जीवों को सैंपलिंग करके उसका अध्ययन किया है। उस अध्ययन में उनके अंदर कुछ आकारी की और कुछ कार्य की विभिन्नता पाई गई है। तो उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसको जीन पारिस्थितिकी कहा जाता है और उनको अलग अलग नस्ल नाम दिया गया है। यह जो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रारूप पाए जाते हैं इसको इकोटाइप्स या इकेड्स कहा जाता है।
तो सबसे पहले हम इसमें इकेड्स, इकोफिन्स या हैबिटेट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हिंदी में पारिज कहा जाता है। एक ही सजीव, विशेषकर पादप प्रजाति के ऐसे समूह जो अलग अलग वातावरण में उगने के कारण सूक्ष्म या गौण विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, उनको इकेड्स कहते हैं। मतलब एक ही सजीव, एक ही प्रजाति के ऐसे समूह जो अलग अलग वातावरण में उगते हैं और इस वजह से उन वातावरण की विभिन्नताओं के कारण उनके अंदर कुछ माइनर डिफरेंसेस, विभिन्नताएं, सूक्ष्म विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है, जिसको पारिज कहा जाता है। परंतु अगर उन पौधों को एक ही समान वातावरण में उगाया जाए तो ये विभिन्नताएं हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसमें जो लक्षण है वह सेम हो जाते हैं। उपयुक्त परिभाषा में ऐसा पारिज वह प्रजाति है ऐसे प्रजाति के सदस्य जिसमें जो लक्षण है वह असमानताएं दिखाई देती है, परंतु यह असमानताएं अस्थायी होती है और परिस्थिति जन्य होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थानांतरण नहीं होता है। तो बाद में अगर हम इन पौधों को एक समान वातावरण और परिस्थिति में उगाएं तो कुछ पीढ़ियों के बाद ये फिर से अपनी मूल प्रजाति के जैसे दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार की एक ही प्रजाति के विभिन्न पारिज अनेक आकारिकी और कायिक लक्षणों जैसे साइज, प्लांट की साइज, पत्तियों की साइज, तने की लंबाई, पुष्प की खुशबू, पुष्प का रंग, पौधे की आकृति इत्यादि में असमानता प्रदर्शित करते हैं। परंतु ये एक ही जेनेटिक पूल के होते हैं, एक ही आनुवंशिक होते हैं और यह पारिज आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और कुछ समय पश्चात अगर इनको सेम वातावरण में लगाया जाए तो एक दो पीढ़ियों के बाद ये बिल्कुल सेम होते हैं। इस प्रकार ये जो असमानताएं और भिन्नताएं होती है, ये चिरस्थायी नहीं होकर अस्थायी होती है और जो कायिक और उत्क्रमणीय होती है। ये यदि एक ही प्रकार के पारिज को भिन्न वातावरण में उगाया जाए तो इनके पादप शरीर में नवीन वातावरण के अनुसार कायिक और आकारिकी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अनेक पारिजों को जो अलग अलग वातावरण में है उनको आकारिकी संरचना जो है उसमें विभिन्नता पाई जाती है और इनको अगर समान जलवायु में उगाया जाएगा तो यह एक जैसे हो जाएंगे। रामकृष्णन के अनुसार एक जो प्रजाति है यूफोर्बिया हिर्टा, इसके दो प्रकार के पारिज पाए जाते हैं। एक तो जो ड्राई और हार्ड सॉइल पे लगता है, उसका जो पादप शरीर है वो प्रोस्टेट है, मतलब ज़मीन से लगा हुआ होता है। और दूसरा है जो सड़कों और खेतों के किनारे होता है, वह पादप लंबा होता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है और लंबा होता है। इसी तरह जो दो घास प्रजातियां हैं, फॉर एग्जांपल बैथ्रियोकोला पर्टुसा और डाइकेंथिस कोरिकसम के पौधों में यदि विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जाए तो इसमें भी आकारिकी और पादप शरीर की लंबाई, उनके स्तंभों की संख्या और जो स्पाइक्स हैं उसकी संख्या में अलग अलग दिखता है। इन घास के पारिजों को ये विविधताएं उनके जलवायु, मृदा और जैविक कारकों के कारण आती है और जिसमें पशुओं द्वारा उनकी चराई की मात्रा और उनकी मृदा जल और नमी इसमें प्रमुख है। उपयुक्त जो घास है उसमें दो प्रकार के पारिज पाए जाते हैं, दो तरह के इकेड्स पाए जाते हैं। पहला वे पारिज जो संरक्षित चरागाहों में उगते हैं, उनका पादप स्वभाव और आकृति टोकरी के समान होती है, और दूसरी जो अत्यधिक चराई वाले क्षेत्रों में उगते हैं, उनका पादप स्वभाव और आकृति प्लेट के टाइप की होती है। पशुओं द्वारा चराई के कारण इन घासों के तने सीधेपन और पुष्प क्रम में शुक्रों की संख्या में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त पौधे में कुछ कायिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है, जैसे पुष्पन का अपेक्षाकृत जल्दी प्रारंभ हो जाना और पादप भागों में लाल रंग के वर्ण की उत्पत्ति। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल्स के साथ हम समझ सकते हैं कि पारिज या इकेड्स किस तरह से उगते हैं। विभिन्न वातावरण में उगने के कारण उनमें अस्थायी तौर पर कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, परंतु अगर इनको एक कॉमन वातावरण में सेम पर्यावरणीय लक्षणों में उगाया जाए तो इनकी जो ये विभिन्नताएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसको इकेड्स या पारिज कहा जाता है। दूसरा टाइप है पारिस्थितिकी प्रारूप या परिप्रारूप, जिसको इकोटाइप्स कहते हैं। इस प्रकार के रोचक और विशिष्ट पौधों को पारिस्थितिकी या कार्य की जातियाँ कहा जाता है। इनको किसी भी प्लांट की इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रेसिस भी कहा जाता है। इस श्रेणी में उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो एक ही पादप प्रजाति से संबंधित होने के बावजूद भी आपस में न केवल आकारिकी लक्षणों अपितु
कायिक लक्षणों में भी असमानता प्रदर्शित करते हैं। तो डिफाइन अगर हम इसको करेंगे तो एक ही प्रजाति के वे पादप जो एक दूसरे से कुछ बाह्य आकारिकी और फिजियोलॉजिकल या शारीरिक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं, उनको परिप्रारूप कहते हैं। यह लक्षणों की जो भिन्नता होती है, यह पौधे में वातावरण की असमानता के कारण दिखाई देती है। इनका विकास धीरे धीरे इनके सदस्यों से विभिन्नता वाले वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है, परंतु यदि इन पौधों को समान वातावरण में रखा जाए तब भी इनके अंदर की जो ये विभिन्नताएं हैं यह विलोपित नहीं होती है और यह पौधे एक समान नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें जो विकसित जो अकारिकीय विभिन्नताएं हैं वह आगे चलकर आनुवंशिक रूप से स्थायी हो जाती है और वह आने वाली पीढ़ियों में भी दिखाई देती है या दृष्टिगोचर होती है। तो इकोटाइप्स में जो चेंजेस आते हैं वह न केवल बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल लेवल पर आते हैं, पर वो चेंजेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये जेनेटिकल लेवल पर भी उसमें दिखाई देते हैं, फिक्स हो जाते हैं। क्यूरेसन के अनुसार जो इकोटाइप है वह किसी भी इकोलॉजिकल स्पीशीज़ की किसी विशेष आवास स्थली के प्रति प्रदर्शित जीन प्रारूपी अनुक्रिया का परिणाम होती है। मतलब जो इकोटाइप है वह वहाँ पर उपस्थित जीनोटिपिकल रिस्पॉन्स का परिणाम होती है। मतलब जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं उसमें। विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी प्रारूप हालांकि आनुवंशिक रूप से भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु इनके अंदर अगर इंटरब्रीडिंग होती है तो एक ही प्रजाति में इनको सम्मिलित किया जाता है। यह जो है विशेष पारिस्थितिकी प्रारूप अपनी मृदा वातावरण संबंधी आवश्यकताओं में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो अनुकूलन लक्षण हो जाते हैं वह स्थायी प्रकृति के होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। यह जो अनुकूलन है ये गुणसूत्रों में उपस्थित जीन्स की संरचना में परिवर्तन के कारण या नए रिकॉम्बिनेशन बनने के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब यह मेयोसिस के टाइम पे नए रिकॉम्बिनेशन बनने के कारण होते हैं या फिर जीन की संख्या में परिवर्तन के कारण यह आते हैं। इस तरह के प्रारूप कई तरह की पॉपुलेशंस में मिल जाते हैं। तो यदि किसी प्रजाति के विभिन्न प्रतिरूपों को एक समान वातावरण में एक स्थान पर उगाया जाए तो अब भी इनकी जो आकारिकी और कार्य की विविधता है वह बनी रहती है। इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी प्रारूप के बारे में सबसे पहले भारत में मिश्रा एवं राव ने इसका अध्ययन किया था। उन्होंने स्क्रोफुलेरिएसी कुल के सदस्य लिंडनबर्जिया पॉलिएंथा एक हर्ब है उसके बारे में, उसके विभिन्न प्रारूपों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा यूफोर्बिया हिर्टा, यूफोर्बिया थाइमीफोलिया और केसिया तोरा ज़ैंथियम स्टर्नियम के प्रतिपारूपों की भी उन्होंने अध्ययन किया था। रामाकृष्णन के अनुसार जैसा हमने देखा यूफोर्बिया हिर्टा के 2 परिप्रारूप पाए जाते हैं और 2 पारिज भी पाए जाते हैं। तो परिप्रारूप जब हम इकोटाइप 1 हम उसका पढ़ते हैं तो वह मॉइस्ट लोकेलिटीज़ नम आवासों में पाया जाता है और उसका पादप शरीर उधर होता है। दूसरा इकोटाइप हम पढ़ें तो वो जो पादप है वह श्यान होता है, प्रोस्टेट होता है। और इस इकोटाइप 2 के अंदर 2 इकेड पाए जाते हैं, इकेड 1 एंड इकेड 2। पारिज 1 है वह श्यान, शुष्क और कठोर मृदा में होता है और दूसरा है जो श्यान और कॉम्पैक्ट होता है जो सड़कों और फुटपाथ के किनारे पाया जाता है। तो यूफोर्बिया हिर्टा के एग्जाम्पल के द्वारा हम इसके अंदर इकोटाइप्स और इकेड्स दोनों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। किसी पादप प्रजाति में पारिज एवं परिप्रारूपों की उत्पत्ति या विकास के कारण इस प्रजाति विशेष का वितरण क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो जाता है। अगर किसी भी प्लांट के अंदर अपने आप को दूसरी लोकेलिटीज़ में एडजस्ट करने की क्षमता होती है तो वह प्रजाति व्यापक हो जाती है और कई दूर प्रदेशों में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है अगर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेती है। परिप्रारूपों की जो नवीन पादप समष्टियों के विकसित हो जाने से यह प्रजाति बदलती हुई परिस्थिति के साथ आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लेती है या फिर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। इस प्रकार जो इकेड्स और इकोटाइप्स हैं वह किसी पादप प्रजाति में उत्पत्ति और बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए यह अत्यंत आवश्यक होती है। So this is all about ecotypes and icads. It is an important topic. बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।